हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोस स्टडी में। मैं हूं आकाश आप सभी के साथ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मौर्य एम्पायर का पार्ट टू। पार्ट वन हम पहले पढ़ चुके हैं और पार्ट वन में साथियों हमने क्या पढ़ा था। हमने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार को कंप्लीट कर लिया था। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं मौर्य एम्पायर में क्या चीज़। अशोक के लिए, किसके लिए? सम्राट अशोक के लिए, जिन्होंने पूरे भारत पर अपना राज्य साम्राज्य को फैलाया था। देखिए, कल मैंने आपको दिखाया था कि ये मगध से स्टार्ट हुआ था और धीरे धीरे मगध का विस्तार कहाँ तक फैला था? यहाँ तक फैल चुका था। अब यहाँ तक तो बिंदुसार ने अपना राज्य फैलाया था और यहाँ जो आते हैं वो किसने फैलाया था यहाँ तक। अब यहाँ आपका जो विस्तार किया वो किसने किया था? सम्राट अशोक ने यहाँ तक विस्तार किया था। जो ये एरिया था कलिंग वाला, ये किसने जीता था? ये सम्राट अशोक ने जीता था। इसीलिए सम्राट अशोक के लिए पूरे भारत पर राज्य करने वाला कहा जाता है। यानी कि सम्राट अशोक से पहले कोई भी भारतीय राजा नहीं हुआ जिसने पूरे भारत पर अपना राज्य किया हो या अपना पूरा शासन किया हो, है ना। तो देखिए, अब अशोक के बारे में पढ़ेंगे। अशोक कौन है? अशोक हैं बिंदुसार के पुत्र। कौन है? उत्तराधिकारी अशोक महान, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठे थे। कब बैठे? 269 ईसा पूर्व में। वह अपने पिता के शासनकाल के दौरान कौन थे? तक्षशिला और उज्जैन के राज्यपाल थे। कौन थे? तक्षशिला और उज्जैन के राज्यपाल थे। अशोक के अभिलेखों में उसे देवनाम पिये कहा गया है। क्या कहा गया? देवनाम पिये। अशोक के जो अशोक ने अभिलेख लिखे थे वो, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में बहुत सुंदर। देवनाम पिये का अर्थ क्या है? देवताओं का प्रिय या देखने में बहुत सुंदर। अशोक में अशोक को पुराणों में अशोक का वर्धन कहा गया। क्या कहा गया? पुराणों में अशोक को अशोक का वर्धन। अब साथियों देखो, ऐसे क्वेश्चन आपके पास पूछे जाएंगे कि अशोक का वर्धन किसे कहते हैं? अशोक को। और पुराणों में अशोक को क्या कहा गया? तो अशोक का वर्धन कहा गया। या फिर अशोक के लिए अशोक वर्धन किस में कहा गया? तो किस में कहा गया? पुराणों में। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम में ऐसे बनते हैं क्वेश्चन। अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगति हुई। क्या हुई? तृतीय संगति हुई और इसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र ने की थी। मैंने आपको बताया था, कब बताया था? बौद्ध धर्म में मैंने आपको पढ़ाया था। तो मैंने बौद्ध धर्म की चारों परिषद आपको बताई थी कि उस समय किसका शासन था, किसने अध्यक्षता की थी और कौन किस किस समय की गई थी। मैंने आपको बताया था इसकी ट्रिक। क्या ट्रिक थी इसकी? ए के। ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी ना। ए से क्या था? अजात शत्रु, फिर के से काल अशोक और फिर ए से अशोक, अशोक सम्राट जो भी हम पढ़ रहे हैं इनके बारे में, और के से कनिष्क। तो ये इनके शासनकाल में क्या हुई थी? चार बौद्ध परिषद हुई थी। तो तृतीय बौद्ध परिषद जो हुई थी वो किसके शासन में हुई थी? वो हुई थी अशोक के शासन में हुई थी। और कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। अशोक की माता का नाम क्या था? शुभद्रांगी था। क्या नाम था? अशोक की माँ का शुभद्रांगी और पिता बिंदुसार थे। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। क्यों भेजा? ताकि बौद्ध धर्म का प्रचार हो सके। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म को मानता था। तो अशोक ये चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बौद्ध धर्म को अपनाएं, क्योंकि बौद्ध धर्म मैंने आपको बताया था क्या था? एक मध्यम मार्ग था किसी भी व्यक्ति को चुनने के लिए। वो जैन धर्म बहुत कठिन था, इसलिए लोगों ने क्या किया? बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इसीलिए अशोक ने भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया और अशोक बौद्ध धर्म को बहुत मानता था। तो उसने अपने दो बच्चे कहाँ भेज दिए? श्रीलंका भेज दिए उसके प्रचार के लिए। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम डायरेक्ट पूछा था क्वेश्चन ऐसा कि भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? तो किसने किया? सम्राट अशोक ने किया था भारत में, है ना। अशोक ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। कहाँ की थी? कलिंग पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। अब साथियों, कलिंग कौन सा क्षेत्र है आपका? मैंने आपको अभी बताया था। कलिंग क्षेत्र जो आपका है वो कौन सा है? उड़ीसा वाला। मैंने आपको बताया था कि कलिंग वाला क्षेत्र जो आपका है वो कौन सा है? उड़ीसा वाला। देखिए, ये कौन सा क्षेत्र है? ये उड़ीसा है। ये है आपका कौन सा क्षेत्र है? कलिंग क्षेत्र है। तो यहाँ पर अशोक ने क्या किया था? 261 ईसा पूर्व में विजय प्राप्त की थी। क्या की थी? विजय प्राप्त की थी। तो कलिंग युद्ध एक भयावह घटना थी, बहुत ही क्रूरता वाली घटना थी। और उस समय क्या हुआ था? बहुत लहूलुहान हुआ था, काफ़ी खून बहा था। और उस घटना ने अशोक के लिए बहुत अंदर तक ठेस पहुंचाई थी। इसका उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया है।
किसका? कलिंग का उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया है। आपको याद रखना होगा ये कि कौन से शिलालेख में अशोक ने इसका उल्लेख किया है। तो कौन से में किया है? 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है हमारे लिए। इस भयावह घटना ने अशोक को गहराई से प्रभावित किया। मैंने आपको बताया था उनके हृदय तक में पहुंच गई थी, इसीलिए उसको हृदय बदल दिया। इसलिए उसने क्या किया? अशोक ने अपना हृदय परिवर्तन किया। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अशोक का हृदय परिवर्तन किस युद्ध में हुआ था या कब हुआ था? तो कब हुआ था? कलिंगा युद्ध में हुआ था। और इसका इसका जो विवरण है वो किसमें मिलता है? वो हमारे लिए 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक ने कभी युद्ध ना लड़ने की कसम खाई। क्या खाई थी? कि अब मैं इस युद्ध लड़ा था वो, उसके बाद उसने कहा कि अब मैं कभी भी युद्ध नहीं लड़ूंगा, क्योंकि उसने देखा था कि कितनी खून बही थी, कितने लोग बेघर हुए थे अपने घरों से, कितने लोग मारे गए थे और कोई मतलब नहीं निकला उसका। तो अशोक को लगा था कि अब मैं अपना युद्ध यहीं समाप्त करता हूँ, और फिर उसने बौद्ध धर्म ज्वाइन कर लिया और युद्ध और सब कुछ छोड़ दिया। उसने कहा कि मैं आज के बाद अब तलवार नहीं उठाऊंगा। उन्होंने दिग्विजय पर अविधम विजय को प्राथमिकता दी। क्या दी? दिग्विजय पर उन्होंने अविधम विजय पर प्राथमिकता दी अशोक ने। देखिए, ये अशोक के पिलर हैं, एडिक्ट्स हैं। और अशोक ने जो अपने समय में पिलर जो बनवाए थे, तो वो अशोक ने इस जगह पर, स्थान पर बनवाए थे। क्या कौन से थे? उनके अभिलेख थे, शिलालेख थी, और क्या थे? गुहालोक थे। तो ये 3 थे, और अशोक ने तीनों को, मैंने आपको तीनों को दिखाया इसमें मैप के थ्रू, ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें कि अशोक ने कहाँ कहाँ इसकी स्थापना की। अशोक ने क्या किया था? बौद्ध धर्म के बारे में काफ़ी प्रचार किया था। तो उन्होंने बौद्ध धर्म के लिए शिलालेख पे लिखवा दिया। जो जो अशोक को लिखा, ये पिलर था तो अशोक ने पिलर पे इसके बारे में लिखवा दिया। अशोक ने पिलर बनाए थे, उस पर अशोक ने इस पर लिखवा दिया था। बौद्ध धर्म के बारे में उसका काफ़ी प्रचार किया था अशोक ने। उपगुप्त उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। किससे ली थी? उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु था, उसने। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। किसका? 4 गुफाओं का निर्माण, जिसका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी रखा गया था। ये मैंने आपको दिखाया है फोटो के जरिए कि ऐसी गुफाएं हुआ करती थी उस समय। उसमें से एक गुफा ये है बराबर की गुफा। कौन सी है? बराबर की पहाड़ियों में गुफाएं बनाई गई थी, वो है। तो ऐसी गुफाएं अशोक ने बनाई थी लोगों के लिए रहने के लिए। किन के लिए? आजीविकों को रहने के लिए। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख मिलता है। कौन से स्तंभ में? 7वें स्तंभ में। अशोक ने शांति और अधिकार बनाए रखने के लिए एक बड़ी और शक्तिशाली सेना बना रखी थी, ताकि क्या हो? शांति रहे। अगर कहीं पर भी अगर दिक्कत हो, इमरजेंसी वाला सीन बने, तो अशोक क्या कर सकें? अपनी सेना के द्वारा वहां पर शांति बनाए रखें। इसलिए अशोक की सेना बहुत बड़ी थी। अशोक ने एशिया और यूरोप के राज्यों के साथ संबंधों का विस्तार किया। किसके साथ? यूरोप और एशिया के साथ। और बौद्ध धर्म का प्रयोजित किया, यानी कि अशोक ने ऑलमोस्ट पूरे विश्व में बौद्ध धर्म का क्या किया था? प्रचलन किया था और प्रचार किया था पूरे विश्व में। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। मैंने आपको दिखाया था ना, मैंने आपको बताया था कि अशोक ने अलग अलग पिलरों पर महात्मा बुद्ध के बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, जो हमें वहाँ से प्रमाण मिलते हैं, या हमें कहते हैं लिखित अगर प्रमाण मिले हैं तो मौर्य काल से मिले हैं। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया। कहाँ बांटा गया? 3 में। मैंने आपको बताया था अभी। और कौन कौन से 3 लोग? शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। कौन कौन से हैं वो? शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अशोक ने 3 भागों में से बांटा था। अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी? 1750 में पैट्रे फैंथेलर ने की थी। किसने की थी? 1750 में पैटेड्री फैंथेलर ने की थी। तो आप ऐसे याद करना, फैंथेलर। कैसे याद करना? फैंथेलर। तो आपको याद करने में क्या होगी? परेशानी नहीं होगी, आसानी रहेगी आपको। क्वेश्चन आपसे अगर पूछेगा कि कब की थी? 1750 में की थी, है ना। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसने हासिल की थी? ये की थी जेम्स प्रिसेप ने। देखो, अगर खोज की थी तो की थी फैंथेलर ने 1750 में, लेकिन पढ़ने में सफलता किसने हासिल की थी? तो की थी जेम्स प्रिंसेप ने। किसने की थी? जेम्स प्रिंसेप ने इसकी अध्यक्ष उसमें सफलता हासिल की थी। कब की थी? 1837 में। कब की थी? 1837 में सफलता हासिल की थी। ये बात देखो, ये कुछ लिखा गया है इस तरह। पहले राइटिंग हुआ करती थी, इस तरह लिखा जाता था पिलरों पे या गुहा लेख पे या स्तंभ लेख पे, इस तरह लिखते थे वहाँ उस समय के लोग। मैंने कहा ना कि खरोष्टी में या ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता था, तो इस तरह लिखा जाता था। ये स्तूप है
और ये पिलर है आपकी, मैंने आपको दिखाए हैं ताकि आप लोग कैसा कर सकें, इन्हें आसानी से याद कर सकें या याद रख सकें इनके लिए। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय। कितने अशोक के स्तंभ लेख थे? 14। पहला शिलालेख क्या कहता है? पहला शिलालेख में क्या विवरण है? इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे कि पहला शिलालेख क्या है, या दूसरा शिलालेख किससे संबंधित है, तीसरा शिलालेख किससे संबंधित है। तो सब शिलालेख के बारे में एग्जामिनर क्या करता है, हमसे पूछता है क्वेश्चन। तो पहले में क्या हुआ है? इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख, इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा विषय का उल्लेख किया है। यानी कि पहले में तो अशोक ने कहा कि कोई भी व्यक्ति पशु को नहीं मारेगा। पशु बलि दी जाती थी, पहले जानवरों की बलि दी जाती थी भगवान को या माता को, तो अशोक ने उसे प्रतिबंध कर दिया। दूसरे में क्या क्या आया कि अशोक ने मनुष्य एवं पशु बलि दोनों को चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया कि दोनों का क्या होगा, चिकित्सा दी जाएगी, दोनों की देखभाल की जाएगी। तीसरा क्या कहता है? अशोक ने राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया। यानी उन्होंने कहा उन अपने अधिकारियों से कि वो हर 5वें वर्ष कहाँ करें, समाज में घूम कर आएँ, राज्य में जाएं कि देखें कि क्या कष्ट है, क्या समाज में चल रहा है। और जब जाएंगे आएंगे तभी क्या होगा, मालूम पड़ेगा कि समाज में सुख है, सुखी लोग हैं या दुखी लोग हैं, और दुख है तो किस कारण है, और फिर ही दुख का क्या होगा, निवारण होगा जब वो लोग अधिकारी समाज में घूमेंगे। तो ये अशोक ने तीसरे शिलालेख में कहा है। चौथा शिलालेख क्या कहता है कि इस अभिलेख में वेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। इसके बारे में हमने पढ़ा था अभी। इन्होंने क्या किया, वेरी घोष को हटाया और किसकी घोषणा कर दी, धम्म घोष की घोषणा कर दी। ये कौन सा लेख है? ये चौथा शिलालेख है। पांचवें में क्या कहा है इन्होंने? इस शिलालेख में धर्म महामंत्रों की नियुक्ति की गई है। छठा शिलालेख क्या कहता है? इसमें आत्मा नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। किसमें? आत्मा नियंत्रण की शिक्षा। और सातवां और आठवां शिलालेख, इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन है। जो अशोक ने तीर्थ यात्राएं की थी उसका, अशोक ने बौद्ध मठ पे अशोक गए, बौद्ध की भी तीर्थ यात्रा की थी जहाँ जहाँ बौद्ध के स्थल थे। नौवां शिलालेख क्या कहता है? इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया। किसका? सच्ची भेंट का। कौन से में? 9वें में। 10वां शिलालेख क्या कहता है? इसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा क्या करेंगे, प्रजा के हित में सोचेंगे। और 11वां शिलालेख, इसमें धम्म की व्याख्या नहीं की गई है। किसकी? 11वें में। और 12वां शिलालेख क्या कहता है? इसमें स्त्री महामंत्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की व्याख्या है, धार्मिक सहिष्णुता की नीति है। और 13वां शिलालेख क्या कहता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। कलिंगा युद्ध जो हुआ था वो 13वें शिलालेख में उसका वर्णन है। और कलिंग युद्ध से ही अशोक ने क्या किया था, अपना हृदय परिवर्तन कर लिया। इसका विवरण किसमें मिलता है? 13वें शिलालेख में मिलता है। इसी में पड़ोसी राजाओं का भी वर्णन है। और 14वें शिलालेख में क्या गया, धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा दी गई है। तो आपको 13वां याद रखना है, 14वां याद रखना है आपको। कौन सा? चौथा। पहला महत्वपूर्ण है, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा इंपॉर्टेंट है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसके अलावा पांचवा आपका सही है, ठीक है, हाँ पांचवा सही है। इसके अलावा फिर आपको कौन सा है? फिर आपका 13वां। ये कुछ मैंने आपको बताया महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण, बाकी तो है ही इंपॉर्टेंट। 232 ईस्वी में अशोक की मृत्यु हो जाती है और ऐसा माना जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद उनका साम्राज्य 2 भाग, पश्चिमी और पूर्वी भाग में विभाजित हो गया था। अशोक के बाद कोई भी बड़ा सम्राट हमें देखने को नहीं मिला मौर्य समाज से, या मौर्य साम्राज्य से कोई भी बड़ा हमारे लिए नहीं देखने को मिला शासक। मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था वो कौन था? ब्रह्मदत्त था। कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक ब्रह्मदत्त था। साथियों हम बात तब करेंगे मौर्य युग के अर्थव्यवस्था की कि कैसी उनकी अर्थव्यवस्था रही। सिंचाई हेतु सर्वप्रथम मंडल कूपों, रिंग वेल्स का उपयोग किया गया था। यानी कि जो कृषि के लिए सिंचाई की जाती थी तो किसका इस्तेमाल किया गया था? मंडल कूपों, या हम कह सकते हैं रिंग वेल्स। क्या कहते हैं? रिंग वेल्स का उपयोग किया गया था। सूत की कताई व बुनाई का प्रयोग होता था। यही उनकी अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। चांदी के पंचमार्क सिक्के पड़ विनिमय का माध्यम था। यानी कि चांदी के सिक्के चलाए गए थे, वो क्या करते थे, अपने व्यापार में कार्य करते थे या व्यापार में लेते थे उसके लिए। मौर्य युग की कला और वास्तुकला कैसी थी? उनकी कला और वास्तुकला, लाल बलुआ पत्थर और पालिशदार स्तंभ का इस्तेमाल किया गया था उस समय। सारनाथ, वाराणसी, सारनाथ में क्या है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है।
स्तंभ लेक है, क्या कहते हैं, सारनाथ स्तंभ लेक कहते हैं इसके लिए। ये कहाँ पे है, वाराणसी में। इसके शीर्ष भाग पर चिन्ह सिंह चतुर्मुख है। कौन है, सिंह चतुर्मुख, दिखाऊंगा मैं आपको अभी। जो 26 जनवरी 1950 में भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बना। एक क्वेश्चन कौन सा बना, ये कहाँ से बना आपका, कि पहली बात तो क्या है कि सारनाथ स्तंभ अभिलेख कहाँ पे है, वाराणसी में स्थित है। और इसमें सारनाथ में कौन सा स्तंभ है, सिंह चतुर्मुख है। कौन सा है, 4 मुख वाला सिंह है। और इसे हमने कब लिया, 26 जनवरी 1950 को इसे हमने भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बना दिया। कब बना दिया, 26 जनवरी 1950 को। कह रहे हैं मध्यम भाग में 24 तिल्लियां, कौन से में, मध्यम भाग में 24 तिल्ली वाला अशोक चक्र है। देखिए आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये देखिए, ये क्या है, मध्यम भाग में इसमें अशोक चक्र है और 4 मुख वाले क्या है इसके, ये सिंह है। कौन है, 4 मुख वाले सिंह है इनके। पिपरवा स्तूप उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में है। कौन सा है, पिपरवा स्तूप उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में है। और सांची का स्तूप कहाँ है, यह रायसेना में। कहाँ पे सांची का स्तूप, रायसेना मध्य प्रदेश में। ये सारे अशोक ने अपने समय में निर्माण कराया था इनका। अशोक द्वारा ईंटों से निर्मित है। जो सांची का स्तूप है वो क्या है, ईंटों से निर्मित है। इसमें 3 स्तूप, महास्तूप, कला स्तूप और स्तूप देखने को मिलते हैं। देखिए ये सांची का स्तूप है आपका, मैंने आपको बताया था। ये पिपरहवा सिद्धार्थनगर में है। कहाँ पे है, सिद्धार्थनगर में। और ये कहाँ पे है, सारनाथ में आपका। कहाँ पे ये सारनाथ में। तो ये मैंने आपको इमेज इसलिए डाली ताकि आपको इमेज के अकॉर्डिंग अच्छे से याद रहे कि कौन सा कहाँ पे है। देखिए मैंने आपको सब कुछ दिखाया है आसानी से, ताकि आप लोग इसे कैसे कर सकें, आसानी से समझ सकें, है ना। तो इसी तरह आप इसको याद करिएगा। मौर्य युग में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी उस समय, सामाजिक व्यवस्था। चाणक्य ने शूद्र हेतु आर्य शब्द का इस्तेमाल किया तथा अधिकार दिए। तथा उन्हें क्या दिए, क्योंकि शूद्र को अधिकार पहले नहीं दिए गए थे, लेकिन मौर्य युग में आचार समझदार थे और पढ़े लिखे थे और ज्ञान काफ़ी था, तो उन्होंने शूद्र को भी क्या दिए, उनके अधिकार दिए, जो एक आम आदमी को या एक आम नागरिक को या उच्च कोटि के वर्ग को दिए जा रहे थे। स्त्रियों को पुनर्विवाह, विधवा विवाह एवं नियोग प्रथा का अधिकार थे। अशोक के द्वारा ये अधिकार दिए गए और चाणक्य ने इसमें काफ़ी मदद की थी जब चाणक्य थे तब। गणिका, वैश्य तथा स्वतंत्र रूप से वैश्यवृत्ति करने वाली महिलाएं रूपा जीवा कहलाती थी। क्या कहलाती थी, रूपा जीवा। जो वैश्या होती थी ना उन्हें क्या कहते थे उस समय, रूपा जीवा कहते थे। मैगस्थनीज, मैंने बताया था आपको मैगस्थनीज के बारे में। मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। कितने वर्गों में, 7 में। अब साथियों आप बताएंगे कि मैगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, मौर्य युग में जो संबंधित है, कौन सी पुस्तक मैगस्थनीज ने लिखी थी, उसका नाम क्या है। तो 7 वर्गों में विभाजित किया। दार्शनिक, सैनिक, किसान, निरीक्षक, अहीर, सभासद और कारीगर। ये क्या किए थे, 7 वर्गों में मैगस्थनीज ने इसे विभाजित कर दिया। शिक्षा का केंद्र जो था क्या था, तक्षशिला था। कौन सा केंद्र था शिक्षा का, शिक्षा का केंद्र था तक्षशिला। और ये सबसे पुराना है, हमारे भारत का सबसे पुराना स्थल है शिक्षा का। अगर हम बात करें तो कह रहे हैं ना, वर्ल्ड फर्स्ट यूनिवर्सिटी, यानी कि दुनिया की क्या है, दुनिया की तक्षशिला फर्स्ट यूनिवर्सिटी कहाँ बनी, हमारे भारत में बनी। यानी कि हमारा भारत सबसे पहला देश ऐसा था, भारत जो शिक्षित हुआ था। लेकिन आज भी हम पीछे हैं अन्य देशों से शिक्षा के मामले में। साथियों ऐसा क्यों है, ऐसा इसीलिए है क्योंकि शिक्षा का स्तर हम लोगों ने खुद ही कम कर दिया है। शिक्षा का हम शिक्षा को ग्रहण ही नहीं करना चाह रहे। आज के समय में, अभी के समय में देख लो आप कि बच्चे बिल्कुल पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। तो कोशिश करो कि हम पहले खुद पढ़ें और फिर आने वाले जनरेशन को क्या करें, अच्छी शिक्षा दें, अच्छा पढ़ाएं उनको। क्योंकि साथियों जब हम नहीं पढ़ेंगे तो आने वाले बच्चे समय में कैसे पढ़ पाएंगे। तो ज़रूरी है कि पहले शिक्षा हम प्राप्त करें। अगर हमारा भारत पहले इतना शिक्षित था, हमारे भारत में सबसे पहली यूनिवर्सिटी बनी, तो आज हम इतने पीछे क्यों हैं। कोशिश करें कि हम लोग भी कुछ अच्छा करें, है ना, और शिक्षा को प्राप्त करें और शिक्षा को उच्च लेवल पे लेके जाएं। मौर्य साम्राज्य प्रशासन, देखते हैं कैसा, राज्य प्रशासनिक अधिरचना का केंद्र था। क्या था, राज्य प्रशासन अधिरचना का केंद्र था। और राजा मंत्रियों और उच्च अधिकारियों का चयन करता था। जो राजा होता था वही चयन करता था मंत्रियों का और उच्च अधिकारियों का। राजा की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद थी, जो आज के समय में हमारी मंत्रिपरिषद होती है। लाइक प्रधानमंत्री है तो उनकी सहायता के लिए कौन होता है, मंत्रिपरिषद। ऐसे राजा के लिए क्या होते थे, पहले मंत्रिपरिषद होती थी जो उनकी सहायता करती थी, जिनके नीचे अन्य छोटे भी होते थे। युवराज मुकुट राजकुमार कहे जाते थे। पुरोहित मुख्य पुजारी थे जो मंदिरों में पूजा करते थे। सेनापति, सेनापति प्रमुख होते थे सेना की।
और अमात्य सिविल सेवक होते थे। जो आज हमारे समय में सिविल सेवक होते हैं, आईएएस होते हैं, तो पहले क्या होते थे, पहले अमात्य हुआ करते, क्या होते थे, अमात्य, जो सिविल सेवक हुआ करते थे। और कुछ अन्य मंत्री भी होते थे। क्या होते थे, कुछ अन्य मंत्री भी होते थे। अशोक की धार्मिक नीति कैसी रही साथियों? धार्मिक नीति में उसके साम्राज्य के ब्राह्मणों का विरोध किया गया। अशोक ने पशु बलि पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। क्या लगा दिया था, पशु बलि पे प्रतिबंध लगा दिया। मैंने आपको बताया था ना कि प्रथम जो अभिलेख था उसमें बताया गया है कि पशु बलि की निंदा की गई है। इसने ब्राह्मणों की आय को रोक दिया। अशोक ने ब्राह्मणों की जो आय इनकम थी उसे रोक दिया, जो उन्हें दिए गए विभिन्न प्रकार के बलिदानों के रूप में उपहार प्राप्त करते थे। यानी कि जब वो बलिदान देते थे, किसी का बलि देते थे, तो क्या बोलते थे, ब्राह्मणों के लिए कुछ उपहार मिलता था। तो अशोक ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। मौर्य साम्राज्य का पतन। मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था। कैसे हुआ था पतन? मौर्य साम्राज्य में अशोक के बाद कोई भी बड़ा शासक नहीं हुआ। और जब कोई बड़ा शासक नहीं हुआ अशोक के बाद, तो धीरे धीरे क्या हुआ, मौर्य साम्राज्य का पतन होता चला गया, क्योंकि अशोक के बाद कोई भी बड़ा सम्राट वहां पर नहीं आया। तो साथियों, यहाँ पर मौर्य साम्राज्य अब कंप्लीट होता है। और कल हम अब करेंगे इसका टेस्ट, पहले मगध साम्राज्य का और फिर मौर्य एम्पायर का टेस्ट करेंगे। तो जो मैंने पढ़ाया है वो आप लोग पढ़ के आइएगा, ताकि आपको आसानी हो टेस्ट करने में। तो साथियों, जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें, क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और चैनल को क्या कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं हम कल इसी के साथ, ठीक है साथियों, तब तक अपनी पढ़ाई कीजिए कंटिन्यू।